हेलो दोस्तों, आज हम दोबारा से आपके सामने आए हुए हैं। आज पिछली वीडियो में हमने डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के अंतर्गत हमने हरास का अर्थ, हरास की विशेषताएं और हरास लगाने की विधियों के बारे में सीखा था पिछली वीडियो में। तो इस आगे वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में हम आपकी जो विधियां कल पिछले वीडियो में आपको बताई थी, विधियों में से 10 विधियों के नाम लिखे थे। उसमें से मैंने आपको बताया था कि शुरू की 5 विधियों के जो नाम मैंने आपको लिखवाए हैं 1, 2, 3 और 4, 5, उसमें आपको वो इम्पोर्टेंट विधियां हैं जो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं इन न्यूमेरिकल फॉर्मेट में। ओके दोस्तों, तो आज की पहली विधि हमारी है जिसका नाम है स्थायी किस्त विधि, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं क्या है ये। तो इस पद्धति को हम कई नामों से जानते हैं, इस विधि को हम कई नामों से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह पद्धति क्या है, यह विधि सामान्य, यह विधि कई नामों से जानी जाती है। जैसे आपका समान किस्त पद्धति, पहली समान किस्त विधि, समान किस्त विधि, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। ओके दोस्तों, एंड सेकंड सरल रेखा विधि, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। एंड सेकेंड मूल लागत विधि, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओरिजिनल वैल्यू या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो दोस्तों, ये मैंने आपके सामने की बोला है कि यह विधि कई नामों से जानी जाती है, जैसे कि समान किस्त विधि, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, सरल रेखा विधि, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड मूल लागत विधि, ओरिजिनल कॉस्ट विधि आदि नामों से जानी जाती है। इम्पोर्टेंट, ज्यादातर इम्पोर्टेंट आपका ये वाला है। ये पेपर के अंदर ज्यादातर सरल रेखा विधि या सीधी रेखा विधि, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेट लाइन मेथड यानी एसएलएम मेथड के नाम से भी विख्यात है ये क्वेश्चन। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं तो हम इसे में देखते हैं कि इस विधि में हम ह्रास की गणना की राशि कैसे करते हैं। तो आपका पॉइंट रहेगा, पहला पॉइंट हमने ये सीखा, एंड दूसरा पॉइंट आपका ह्रास की राशि की गणना। तो इसमें आप सीखेंगे इस विधि में हम ह्रास की राशि दो तरह से ज्ञात करते हैं। तो हमने क्या सीखा, ह्रास की राशि की गणना इस विधि में हम ह्रास की राशि दो तरह से ज्ञात करते हैं। फर्स्ट आपका है संपत्ति के अनुपातिक, संपत्ति
के अनुपातिक जीवन काल के आधार पर, अनुपातिक जीवन काल के आधार पर। ओके दोस्तों, एंड सेकंड आपका है, सेकंड पॉइंट है आपका प्रतिशत प्रतिवर्ष वार्षिक दर के आधार पर। ओके दोस्तों, तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन में हमें संपत्ति का अनुपातिक जीवन काल दिया होगा तो उसके बेस्ड पे हम करेंगे, एंड अगर क्वेश्चन में आपका प्रतिवर्ष वार्षिक दर के आधार पर दिया है तो उसके आधार पे हम कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट्स को सीख लेते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट्स हम देखते हैं, इसके बाद अब इसका हम रफ कर देते हैं, इसके आके ऊपर वाला। तो सबसे पहला पॉइंट हमने इसमें हम लिखेंगे किस तरह से राशि निकालते हैं। तो संपत्ति के अनुपातिक जीवन काल के आधार पर, तो ह्रास बराबर संपत्ति की लागत माइनस उस संपत्ति की लागत में से घटा देते हैं अवशेष मूल्य। क्या? अवशेष मूल्य। और इस पूरे को हम अनुमानित जीवन काल से भाग कर देते हैं। संपत्ति का अनुमानित जीवन काल, संपत्ति के अनुपातिक नहीं होता है, अनुमानित होता है। अनुमानित संपत्ति के अनुमानित जीवन काल के आधार पर ह्रास निकालने की गणना कैसे करते हैं बच्चों? दोस्तों, संपत्ति की लागत माइनस अवशेष मूल्य अपॉन में संपत्ति का अनुमानित संपत्ति का अनुमानित जीवन काल, तो उससे हम इसे डिवाइड कर देते हैं तो हमें ह्रास की गणना की राशि का पता चल जाता है। अगर हम इसको आपको इंग्लिश में अगर हम बताएं तो ईयरली डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस अवशेष मूल्य को इंग्लिश बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू अपॉन में संपत्ति का अनुमानित जीवन काल, एस्टिमेटेड ईयर्स ऑफ असेट्स, एस्टिमेटेड ईयर ऑफ असेट्स। तो दोस्तों, आपने देखा, हमने इंग्लिश में भी देख लिया और हिंदी में भी देख लिया। आपका ईयरली डेप्रिसिएशन आपका इस तरह से निकलता है। एंड सेकंड पॉइंट है आपका, जब हमें क्वेश्चन में वार्षिक दर दिया हो। सेकंड पॉइंट है आपका, जब प्रश्न में प्रतिवर्ष वार्षिक दर के आधार पर ह्रास की गणना। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको कैसे निकालते हैं? तो इसमें आप निकालेंगे सीधे ह्रास बराबर, क्या लिखेंगे? ह्रास बराबर, आपको इसमें डायरेक्टली हम आपको इंग्लिश में बता देते हैं, ईयरली
डेप्रीसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट्स। जितने हमने असेट, जितने में हमने इसको परचेज करी उसकी वैल्यू कॉस्ट ऑफ असेट्स और इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप कितना परसेंट दिया हुआ है, एंड इनटू में यूज ऑफ पीरियड, यूज ऑफ पीरियड कितने पीरियड हमने उसको, कितने महीने हमने उसको मशीन को यूज किया है, एंड अपॉन आपका 100 एंड इनटू 12, क्योंकि हम मशीन को महीनों में यूज करेंगे तो उसको डिवाइड करेंगे 12 से। ठीक है दोस्तों, ये है आपका। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और होता है दोनों ही केस में कि कॉस्ट ऑफ असेट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ असेट्स। तो इस कॉस्ट ऑफ असेट्स में आप क्या लिखेंगे, परचेज वैल्यू, परचेज अमाउंट प्लस फ्राइट प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज, इंस्टॉलेशन चार्ज प्लस फ्राइट, इंस्टॉलेशन चार्ज प्लस वेजेस प्लस अदर एक्सपेंसेस रिलेटेड बाय असेट्स। तो जो भी असेट्स से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो इसके अंदर आपके जुड़ जाएंगे, एंड टोटल तब आपकी टोटल कॉस्ट निकल के आएगी। कभी कभी क्वेश्चन में हमें दे देता है कि भाई मशीन परचेज करी 20,000 रुपए की, उसमें भाड़ा 1,000 रुपए लगा दिया, उसका इंस्टॉलेशन 2,000 रुपए लगा दिया, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई इसमें हम क्या क्या करें। तो आप हमेशा आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, क्वेश्चन हम अगर तो आपको अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं रिलेटेड टू परचेज एसेट्स के लिए, तो सीधे सीधे आप कॉस्ट ऑफ एसेट निकालने के लिए परचेज अमाउंट लीजिए, प्लस उसमें फ्राइट अगर किया तो फ्राइट जोड़ दीजिए, इंस्टॉलेशन चार्ज अगर लगा है तो उसे जोड़ दीजिए, और अगर लेबर चार्ज कोई अदर उस पर आ रहा है तो वो आप जोड़ दीजिए, और जोड़ के जो टोटल आंसर आएगा वो आपके कॉस्ट ऑफ एसेट्स कहलाएगी। ओके दोस्तों, अब आगे हम चलते हैं आपका। तो ये थी आपकी इस मेथड की बेसिक नॉलेज, जिसमें हमें, ताकि बीच में हमें कोई डिस्टर्ब ना हो कि सर ये कहाँ से आया वैल्यू, ये कैसे आई, वगैरह वगैरह। ठीक है भाई दोस्तों, इसलिए तो अब हम इस पे एक लेते हैं क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन लेने के बाद फिर उसको हम करते हैं। ओके दोस्तों।